Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज जैसे कि हो गई है 8th of September, तो गाइज आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उसके सारे ही जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, विच मीन्स हम आज के इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो गाइज अगर आपने अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर आप क्वेश्चंस याद है, मेमोरी बेस्ड अगर आपको कुछ भी याद है, एंड इफ देर इज समथिंग दैट आई मिस आउट ऑन एनीथिंग इन द वीडियो, तो आप प्लीज जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो। एंड जस्ट इन केस अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है लेकिन अगर आप बाकी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी जरूर से वीडियो को देखना, क्योंकि गाइस इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप कह सकते हो कि ये बहुत छटे हुए क्वेश्चंस हैं। दे आर वेरी मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी फिल्टर आउट होने के बाद एग्जामिनेशन में उनको पूछे जाते हैं। तो गाइज वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे ही करेंगे। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस कंप्यूटर ऐसा है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना। कहीं वाइल वॉचिंग द वीडियो कहीं भी किसी भी वक्त अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, किसी तरह का कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज क्वेरीज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे नए आए लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार लुटाएं, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए ऑन अ डेली बेसिस लाने का। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी informative video coming from us. So now let's quickly move into the video and look for the questions. गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे जिसमें से आपको बताना था कि भाई केमिकल रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस कौन से दे रखे थे? मेल्टिंग ऑफ आइस दे रखा था, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ऑक्सीडेशन या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये 4 प्रतिक्रियाएं आपको बता रखी थी, जिनमें से कौन सी एक केमिकल प्रोसेस कहलाता है, कौन सा एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है, वो आपको बताना था। सो गाइस इन चारों ऑप्शन में जो ऑक्सीडेशन है वो एक तरह के, आप कह सकते हैं एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है। सो ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर है। अगला आपको पूछा गया था कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो कि जो इंडस, जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, ओके सो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन द इंडस रिवर प्लेन्स, जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। सो गाइस कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ। ये टिपिकली कहीं ना कहीं बेस्ड हैं, टिपिकली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं इंडस रिवर पर, सिंधु रिवर पर पानी के लिए। तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी आपको ऑप्शन में गिवन होगा वो सही होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हु इज कंसिडर्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गाइज आज के पेपर में, आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हुआ है ना इस आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें पब्लिक सर्वेंट्स हुए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुए, पब्लिक डिपार्टमेंट्स हुए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आराम से पूछे गए हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप आगे शिफ्टों में पेपर दे रहे हो तो जरूर से इन टॉपिक को भी कवर कर लेना इफ यू हैवंट डन येट, क्योंकि जब भाई आज पूछा जा रहा है तो देयर आर चांसेस आगे भी पूछा जा सकता है। सो हु इज कंसिडर्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो गाइस परमानेंट एग्जीक्यूटिव बेसिकली होते कौन है? जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि किसी ना किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को असिस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। So civil servants and bureaucrats who assist in administration are those permanent executive जो कि public administration में होते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव, जो कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, कहीं ना कहीं दे आर डेफिनेटली अकाउंटेबल। और जो प्राइम मिनिस्टर है इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज चोजन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। और प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड भी कहलाते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं पर वो सेरेमोनियल हेड होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड।
Next is, in which year was the PM Swanidhi scheme started, which is related to street vendors? Again, a very important question, guys. जो ये schemes होती है ना, जो government schemes होती हैं, they are of utmost importance when it comes to government exams. तो please जरूर से देख लेना. And अगर इस scheme से related video देखना है तो channel पर काफी available है. मैं आपको share कर दूंगी, ठीक है? जो video के खत्म होने के बाद जो 2 suggestion videos आते हैं और जो link आता है, वहां पर भी मैं आपको provide करा दूंगी, so that it helps you. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो पीएम स्वानिधि स्कीम है, सबसे पहले तो ये पीएम स्वानिधि की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके बता दो, सो दैट आई कम टू नो कि हाँ भाई यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट. और अगर मैं बात करूं कि ये जो स्कीम है ये कब लाई गई थी और ये किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो गाइस, बात करें पीएम स्वानिधि स्कीम की, तो सबसे पहले इसको लाया कब गया वो बताते हैं आपको, ठीक है? तो 1 जून 2020 इज द डेट जब पीएम स्वानिधि स्कीम जो है इसको पहली बार लेकर आया गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. अब ये जो है, ये जो स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है जिसने इसको लॉन्च किया? सो गाइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ना MOHUA, ठीक है? ऐसा ऐसा MOHUA. सो दिस इज दैट मिनिस्ट्री जिसके अंतर्गत ये आती है, पीएम स्वानिधि, जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि होल एंड सोल सारा चीज पीएम स्वानिधि स्कीम से रिलेटेड देखती है, ठीक है? और ये जो है ये स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए. ओके, अगला है, ऑन विच मैटर इज इट कंपल्सरी टू गेट recommendations फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो गाइज, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर होता है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रोपोर्शनली या इनप्रोपोर्शनली कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है, ठीक है? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, इन सब की चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हो, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है कि कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उनसे रिकमेंडेशंस लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दैट अगर किसी भी तरह के का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो वो कहीं गलत इम्पैक्ट ना करे, कुछ गलत ऐसा अफेक्ट ना करे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी होती हैं और इसीलिए इन चीजों पर recommendations बहुत जरूरी होता है. इनफैक्ट इट इज मैंडेट, इट इज कंपल्सरी, एंड विदाउट इट इट कैन नॉट बी डन. Okay, by which technique was the bronze status found in the Harappan civilization made? Sorry, statue. Yeah, statue कर दीजिएगा इसको. So guys, उसमें एक तरीके की टेक्निक यूज करी गई थी जिसमें हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक. लॉस्ट वैक्स से मेरा यहाँ मतलब है, जो अगर आपको ध्यान है जब मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है? पहले तो क्योंकि लाइट वाइट का इतना सिस्टम नहीं था, तो ऑब्वियसली जो सभ्यता थी वो इन्हीं सब चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे. इनफैक्ट मोमबत्ती भी बहुत समय के बाद आई थी यार, उससे पहले तो बहुत स्ट्रगल करा है लोगों ने इन ऑर्डर टू कैच फायर, आग लगाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बात करें लॉस्ट वैक्स की, तो गाइस उसमें क्या होता था, जब मोमबत्ती जलता था तो उसमें से जो वैक्स लूज अप होता था, ठीक है, जो वैक्स लॉस्ट हो जाती थी, उस टेक्निक के द्वारा बनाए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में. सो लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है, हु लेड द उल गुलान रिबेलियन? सो गाइस, उल गुलान रिबेलियन जो है ये बिरसा मुंडा, अगर आपने नाम सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, याद कर लीजिए. जो उल गुलान रिबेलियन है वो बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया गया था. सो बिरसा मुंडा इज द करेक्ट आंसर हियर. Okay, so next question we have that who has led the Indian delegation to the World Economic Forum annual meeting 2025? So guys, इसका correct answer हमारा है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव. ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, he is leading an Indian delegation at the World Economic Forum, जो कि 2025 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो कि डावोस में किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, और जिसको लीड कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव. तो अश्विनी वैष्णव करेक्ट आंसर हो जाएगा, हु इज आवर यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो. और जो पूरी टीम है, अगर हम बात करें कि उस टीम में कौन कौन है, सो गाइस उस टीम में टीडीपी लीडर है और यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं,
और चिराग पासवान भी हैं। तो दीज ऑल आर दोज मेंबर्स जो कि मिलके उस पर्टिकुलर टीम को बनाते हैं, एंड दीज टीम मेंबर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर इन Davos and leading the Indian delegation to the World Economic Forum annual meeting for the year 2025. ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था, अगेन एज आई जस्ट टोल्ड यू, कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गाइस, पब्लिक सर्वेंट्स इंडिया में हम किसको बोलते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको यूपीएससी जो था ये ऑप्शन में गिवन था, तो यूपीएससी विच इज योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एनी ऑफिसर या फिर एनी ऐसा सर्वेंट जो कि कंटिन्यूअसली अपॉइंटेड है, एम्प्लॉयड है, इंडिया में है और गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर है। ठीक है, कंटिन्यू वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को, इसीलिए उसको ये टर्म दे दिया जाता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कर्मचारी कह सकते हो आप। सर्वेंट तो वैसे नौकर होता है, तो सरकारी नौकर कह सकते हो आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द टर्म्स दैट हैव बीन गिवन। सो ये जो टर्म है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, सर्वेंट्स हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं। एंड क्योंकि आपको ऑप्शन में यूपीएससी गिवन था, एज आई जस्ट टोल्ड यू, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, वेयर इज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो गाइज ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देख लेनी है। अगर आपको गोरखपुर दिया होता तो वो भी करेक्ट होता, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट दिया होता वो भी सही होता, लेकिन आपको ऑप्शन में हरियाणा गिवन था, तो क्योंकि हरियाणा गिवन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका गोरखपुर में है, और गोरखपुर विच इज अल्टीमेटली देयर इन हरियाणा। तो हरियाणा आपका ऐसा पहला नॉर्थ इंडिया का जगह बन गया है जहां पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया है हरियाणा में। ओके, व्हाट वाज द नेचर ऑफ चाणक्य अर्थशास्त्र पॉलिसीज? तो गाइस, चाणक्य की काफी नीति थी, और उस समय में ही नहीं आज तक भी चाणक्य नीति बहुत ज्यादा हाइप में है, बहुत ज्यादा नाम में है, और बहुत ही ज्यादा उसके बारे में चर्चा का विषय बनता ही बनता है। तो जो चाणक्य की अर्थशास्त्र की पॉलिसीज थी वो कुछ चीजों पे डिपेंडेंट थी, जिनमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसीज, ये सारी चीजें उसमें कूट कूट के भरी हुई थी जो चाणक्य की अर्थशास्त्र की पॉलिसी थी। तो आपको याद रखना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसीज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें what was the theme? Yes, theme यहाँ पर आना चाहिए। Okay, theme. So what was the theme of the Sustainable Development Index, which is SDI, for the year 2025? So guys, as you guys are aware कि हर साल इस तरह के कुछ इवेंट होते हैं, इस तरह के कुछ इंडाइसेस आते हैं जिनकी किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड एक थीम होती है। ठीक है, जिसपे फिर वो आगे उसको लीड करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। सो गाइज, फॉर द ईयर 2025 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स था उसका जो थीम था वो था फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। तो ये जो थीम है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का पूछा गया था कि कौन सा वो बटन होता है जिसको हम यूज करते हैं टू सेंड अ फाइल टू द रिसाइकल बिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और बहुत ही हम डेली वी डू यूज दैट पर्टिकुलर बटन, तो हम सब अवेयर है डेल बटन से, जो कि हमारे कीबोर्ड में होता है और हमें मदद करता है कि हम डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर फाइल को डायरेक्टली रिसाइकल बिन में भेज सकते हैं। सो गाइज, डेल बटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच क्वांटिटी अमंग वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ये गाइस आई एम अज्यूमिंग आपको पता ही होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस नहीं आता है, स्पीड नहीं आता है, टाइम नहीं आता है। इट्स द वेग, इट्स द वेलोसिटी, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। सो वेलोसिटी आपका करेक्ट आंसर होगा।
Okay, under which article of the Indian Constitution can one approach the Supreme Court in case of violation of fundamental rights? तो guys हम सब जानते हैं being a Indian citizen, it is our responsibility to adhere by our fundamental rights, to adhere by our fundamental duties. हम सब Indian citizens को कुछ ना कुछ, वो बात अलग है कि not most of the population is taking those rights and duties seriously. लोगों ने मजाक बना के रख दिया है चीजों का. And definitely मतलब कोई लॉ, ऐसा लगता है कोई लॉ ही नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो छोटे टप्पे का आदमी हो, बड़े टप्पे का आदमी हो, लीडर हो, रूलर हो, कोई भी हो. नॉट एवरीबडी इन आवर कंट्री इज फॉलोइंग लॉज दीज डेज. पर अगर आपका ऐसा मानना है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, हमारे काफी फंडामेंटल राइट्स हैं बाय बीइंग इंडियन सिटीजन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को विजिट कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप वो चीज सुप्रीम कोर्ट में बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं. आर्टिकल 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच एक्चुअली हेल्प्स यू to approach the Supreme Court in case of any violation that you are facing of your fundamental right and in the Indian Constitution. ठीक है, so article 32 आपका correct answer होगा यहाँ. Okay, next है what was India's global economic ranking in the year 2014? So साल 2014 में IMF के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी. IMF कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, उसमें एक रिपोर्ट में जो जो इंडिया है उसका जो इकोनॉमिक रैंकिंग था वो था 10th, 10वां पोजीशन था. सो आपका 10th करेक्ट आंसर होगा. Okay, who represented India at the second roundtable conference in the year 1931? So guys, roundtable conference से related भी video available है channel पे, मैं आपको link provide कर दूंगी, जरूर से देखना, it will help you a lot. So roundtable conference जो दूसरा हुआ था 1931 में हुआ था, उसमें इंडिया को represent किया था महात्मा गांधी जी ने. So महात्मा गांधी आपका correct answer होगा. Which city will become India's first fully renewable energy powered city? So guys, India की पहली completely fully renewable energy powered city जो है वो आंध्र प्रदेश अमरावती बनने को तैयार है. So अमरावती यहाँ पे आपका correct answer होगा. Okay, from which source is most of the energy generated in India? काफी बच्चों ने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, सोलर एनर्जी डालाए थे, लेकिन गाइस सोलर एनर्जी इज स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड, लेकिन जो थर्मल पावर है ना, वहां से मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंडिया में आज के समय में भी जनरेट हो रही है. वो बात अलग है कि फ्यूचर आते आते आप कह सकते हो कि सोलर एनर्जी माइट जस्ट टॉप द चार्ट, टॉप द रैंक, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें या जाने तो कोल बेस्ड थर्मल पावर जो है वो आपका मेन रिसोर्स है, वो आपका मेन सोर्स है, जहां से इंडिया में मोस्टली जितनी भी एनर्जी है वो आज के समय में जनरेट होती है. सो कोल बेस्ड थर्मल पावर आपका करेक्ट आंसर होगा. Next step, which sector was most affected by the 1991 economic liberalization in India? Guys, 1991 ये वो साल है जब एलपीजी पॉलिसी आई थी इंडिया में, और एलपीजी से मेरा मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, मेरा मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. और ये जो एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, ये काफी सारे चेंजेस लेकर आई थी इंडिया में, इसने काफी सारा बदलाव किया था. ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एलपीजी पॉलिसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में. तो बात करें इस लिबरलाइजेशन का जो इंडिया में हुआ था 1991 में, उससे क्या सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था? तो गाइज उससे हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ठीक है, जिसको हम टर्शरी सेक्टर में भी काउंट करते हैं, तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो है ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था हमारा इस 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी इंडिया में उसके बाद. सो इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, who is the subject of the recently launched book चुनौतियां मुझे पसंद हैं by Vice President जगदीप ढाकर? So guys, ये जो है पुस्तक, इसके जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में इस पुस्तक में बात करी गई है, वो आप कह सकते हो बायोग्राफी है. उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल,
उनकी बायोग्राफी है, जिसका शीर्षक रखा गया है चुनौतियां मुझे पसंद हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और इन अ ग्रैंड लिटरेरी एंड सिविक सेरेमनी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जब लखनऊ में हुआ था, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया के, जिनका नाम है जगदीप ठाकर, उन्होंने ये चीज अनवील करी थी कि उन्होंने जो ये बायोग्राफी है उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल की, उसको ये टाइटल दिया है, और उसको उन्होंने इस पुस्तक को वहां पर लॉन्च किया था, चुनौतियां मुझे पसंद हैं। Okay, next question. Which cities are covered in the Golden Quadrilateral Project? So guys, Golden Quadrilateral Project एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अभी इंडिया में चल रहा है, जिसमें बहुत सारी मल्टी आई वुड से सिटीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उनको भी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिया गया है, जिसमें गाइज आती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये चार ऐसी सिटीज हैं जिनको इस पर्टिकुलर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में कवर किया गया है। Okay, what is the approximate charge on one electron in coulombs? Okay, so it is 1.6x as an into 10 minus 19. 10 is to यहाँ पर आएगा ये 19 coulombs. You guys know it. Okay, in which state was the first solar project of North India implemented? तो guys सबसे पहला सोलर प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया का राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया है, सो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। Which country ranked first in the World Happiness Index 2025? So guys, World Happiness Index में जो फिनलैंड है, एक ऐसा देश है जिसने भैया वो रैंक ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कंसेक्यूटिवली 8 साल से। ठीक है, 8 साल से ये फिनलैंड देश ऐसा है जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड और उसके बाद स्वीडन। अगर हम बात करें इंडिया की रैंक की, तो गाइस 2025 में इंडिया की रैंक रही है 118। ओ माय गॉड, ऑन वन हैंड वी हैव फिनलैंड जो कि टॉप कर रही है, ऑन द अदर हैंड वी हैव इंडिया जो कि लैगिंग वेरी बिहाइंड, 118वीं पोजीशन उसने होल्ड करी है। एंड 2024 की अगर अपन बात करें तो उसने 126th पोजीशन होल्ड करी है, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड। वी नीड टू यू नो ट्रिगर इट मोर, और हमें ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का कोशिश करना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट वी हैव वेयर डिड अरुणा असफ अली होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो गाइज ये चीज हुई थी मुंबई का जो गोवालिया टैंक मैदान है वहां पर ऑन 9th of August 1942। Next we have, in which article is the provision for equal work given? तो guys equal work, equal pay इस चीज से related हमारा आर्टिकल 39 सबसेक्शन डी टॉक्स अबाउट। ठीक है, कि इक्वल वर्क जो होता है उसके प्रोविजंस जो हैं ये हमारे आर्टिकल 39 में गिवन है। When was the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award renamed as Major Dhyan Chand Khel Ratna Award? तो guys, for all of you who do not know कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसका प्रीवियसली नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जिसका नाम बदल के फिर उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था 6 अगस्त साल 2021 में। Next, we have in the year 2025, what was India's rank in the HDI? So HDI यहाँ पर क्या है? HDI is Human Development Index. अगर हम बात करें HDI की तो गाइज उसमें इंडिया ने 193 कंट्रीज में से सिर्फ और सिर्फ 130वीं पोजीशन को लाया है। सो 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया का रैंक जो रहा है वो 130वां रहा है। That's it guys, those were the very important GK, GS and computer questions जो कि आज यानी कि 8 सितंबर के आपके RRB NTPC UG के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And please आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को जरूर से अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबको भेज देना, उनको भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब करें so that it motivates us a little more with every subscribe
सब्सक्रिप्शन आई वुड से। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू। पेपर अच्छे से करके आना, डू रॉक।